अपनी पिछली वीडियोस के कंटिन्यूएशन में ही जो हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस कर रहे थे अपने उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके एग्जाम्स बिल्कुल अभी 4-5 दिन के अंदर अंदर है, इंडियन इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के स्टूडेंट्स, उनके लिए ही अब आगे और क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ, आज डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए, उनके आंसर्स भी मैंने आप लोगों को बताए। तो उनमें से आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठा रहे हैं जिसका क्वेश्चन है हमारा माइग्रेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो मैंने आप लोगों को अपने पिछले फर्स्ट वाली वीडियो में भी बताया था कि ये शॉर्ट नोट में आ सकता है। तो माइग्रेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट सुनने में ना बहुत सिंपल सा लगता है, पर जब आप उसको लिखने लगेंगे ना तो यू वोंट बी एबल टू रिटेन द पॉइंट्स, क्योंकि क्या होता है कई बार 7.5 या 10 नंबर का आंसर लिखने के लिए आपके पास कंटेंट नहीं होता। तो उसी कंटेंट की हम यहाँ बात करेंगे, माइग्रेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रिलेशनशिप है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन है 7.5 नंबर का। तो माइग्रेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? सबसे पहले इसके लिए आप माइग्रेशन को डिफाइन करेंगे, देन आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिफाइन करेंगे। जब हम माइग्रेशन को डिफाइन करते हैं तो आप बोलते हैं मूवमेंट ऑफ वन पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ वर्क और एजुकेशन। माइग्रेशन काम के लिए भी हो सकता है, पढ़ाई के लिए भी हो सकता है, यानी XYZ किसी भी रीजन के लिए हो सकता है, बट इंडिया में जो मैक्सिमम माइग्रेशन है वो वर्क के लिए है। तो इसीलिए हम माइग्रेशन ऑफ वर्क को ही यहाँ कंसिडर करेंगे और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वही इंपॉर्टेंट है। तो जब हम माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, जब हम माइग्रेशन फॉर वर्क की बात कर रहे हैं, तो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या लेना देना है? तो सीधा क्लिक करता है हमारा कि जब हम माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं, कल्चर चेंज होता है, फाइनेंस स्टेटस चेंज होता है, सोसाइटी चेंज होती है, बहुत सारी चीजें चेंज होती है। तो जब आप माइग्रेट करते हैं तो किसी अच्छे के लिए चेंज करते हैं प्लेस अपनी। तो जब आप अपना घर बार छोड़ के जा रहे हैं तो किसी बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे होंगे, बेटर पैसों के लिए जा रहे होंगे, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए जा रहे हैं, तो इस वजह से आप माइग्रेट कर रहे हैं। तो जब आप माइग्रेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना बनता है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस चीज से होती है? आपकी बेटर इनकम से होती है, आपकी बेटर लिविंग स्टैंडर्ड से होती है, आपकी बेटर हेल्थ से होती है। तो अगर कोई आदमी गांव में रहता था और वो शहर में आके काम करने लगा और उसने शहर में आके काफी नई नई चीजें सीख ली, उसकी अर्निंग सोर्स अच्छा हो गया, उसको जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल गई, तो डेफिनेटली उसका जब सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा तो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि माइग्रेशन से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। सेकेंड थिंग, जब हम माइग्रेट करेंगे और पैसा बढ़ाएंगे तो हमारा ऑब्वियसली पैसा इन्वेस्ट होगा, और जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन एन इकोनॉमी, कैपिटल फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड इन एन इकोनॉमी। तो जब भी इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो आपका देश की तरक्की होगी ही होगी, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता ही होता है। तो बेसिकली माइग्रेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यही एक रिलेशनशिप है जिसको आप एग्जिजरेट करके थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो मैंने आपको एक्जिम लिखवाया था, एक्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो आधे बच्चों को इसकी फुल फॉर्म ही नहीं पता होती। एक्जिम इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। EX रिप्रेजेंट हियर फॉर एक्सपोर्ट्स एंड IM रिप्रेजेंट हियर फॉर इंपोर्ट्स। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया अगर आ जाता है तो आपको लिखना है बैंक के बारे में जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को फाइनेंस करता है। तो आप बोलेंगे गवर्नमेंट ने हमारी सेटअप किया है एक्जिम बैंक को, जो कि 1982, 1 मार्च 1982, वेरी इंपॉर्टेंट ईयर एंड डेट ये आपको मेंशन करना है। एस्टेब्लिश हुआ, इसके मेन फंक्शंस क्या है? इंपोर्ट को फाइनेंस करना, एक्सपोर्ट को फाइनेंस करना, इसके अलावा जो जॉइंट वेंचर्स हैं, जो फॉरेन कंट्रीज के जॉइंट वेंचर्स हैं, उनको फाइनेंस करना। थर्ड वन इज बैंक जो ऑपरेट करते हैं, जो कि ऐसे प्रोग्राम्स को लीड करते हैं जिससे एक्सपोर्ट बढ़े, कैपिटल गुड्स बढ़े, तो ऐसी सर्विसेज बढ़े, तो उनको फाइनेंस करना। साथ ही साथ स्पेशल एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड्स बनाना ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट किया जा सके। आपको पता है इंडिया हमेशा से कोशिश करता है कि एक्सपोर्ट ज्यादा किया जाए और इंपोर्ट कम किया जाए, जिससे कि हमारे पास फॉरेन करेंसी का स्टॉक मेंटेन रहे। इसके अलावा एक्जिम बैंक के कुछ और भी फंक्शंस हैं, जैसे कि कैश असिस्टेंस देना जो एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी में रिलीफ देना, कंसेशनल रिबेट, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी वगैरह देना, एंड इंपोर्ट रिप्लेनिशमेंट स्कीम अगर कोई करता है तो उसको बढ़ावा देना, क्योंकि कहीं ना कहीं इन चीजों से हमारे देश में इंपोर्ट कम होगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो बेसिकली ये आपका एक्जिम बैंक के ऊपर शॉर्ट नोट।
सॉरी, एक शॉर्ट नोट और डिस्कस करते हैं हम लोग, वो है फार्मर सुसाइड एंड इंडेप्टनेस। ये मैंने शायद आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नहीं लिखवाया है, बट ये पिछले कुछ सालों से लगभग हमें हर पेपर में देखने को आ रहा है कि फार्मर इंडेप्टनेस एंड सुसाइड ऑफ इंडिया। आपने पिछले 2-3 साल में देखा होगा, हमारे यहाँ किसान आंदोलन हुआ, इसके अलावा फार्मर्स के सुसाइड की खबरें आप सुनते ही रहते हैं अक्सर। क्यों हमारे देश में इतने वल्नरेबल क्यों है फार्मर्स, हमारे देश के फार्मर्स इतने इनसिक्योर क्यों है? क्योंकि सच में उनकी इनसिक्योरिटी जेन्युइन है, उनको वो स्कीम्स के बेनिफिट्स नहीं मिलते जो उनके एक्चुअली जो हकदार है। तो फार्मर सुसाइड एंड इंडेप्टनेस के ऊपर अगर आपको शॉर्ट नोट आ जाता है तो आप बताएंगे कि जितने फार्मर्स हमारे देश में हैं उनमें से लगभग 11.2% फार्मर्स जो हैं वो सुसाइड की तरफ भागते हैं। हमारे देश में, इंडिया में एग्रीकल्चरल इकोनॉमी 55 to 60% है, जिसमें से 11% फार्मर्स हर बार सुसाइड करने के लिए उतारू हो जाते हैं, कर भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर हैवी टैक्स बर्डन है, हैवी डेट बर्डन है, सॉरी टैक्स बर्डन नहीं डेट बर्डन है, फार्मर के मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंसी, फिर HYV सीड्स ना खरीद पाना, पुअर मेंटल हेल्थ, पर्सनल हेल्थ, खाने पीने को पूरा ना मिलना, फिर ऊपर से बैंकरप्सी का एक बहुत बड़ा बर्डन है उनके सिर पे। तो ये सारी चीजें जब उनकी फसल खराब हो जाती है तो उनको मजबूर कर देती है कि वो इन सब चीजों से निकलने का और कोई इलाज जब उनको नहीं मिलता है तो उनको एक ही इलाज सूझता है कि हम सुसाइड कर लें। क्योंकि मैंने खुद अपने PhD के डेटा कलेक्शन के टाइम पे देखा था ये कि किस तरीके से किसानों को अपना डेट उतारने के लिए, अपने पूर्वजों को लिए गया डेट जो था, जो उनके दादा परदादाओं ने लिया था, वो उनका डेट नहीं उतरता तो वो कैसे उसका ब्याज जुड़ जुड़ के इतना ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है कि उनके पुश्तें तक नहीं उतार पाती हैं, उनके आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो भी नहीं उतार पाती हैं। तो लास्ट में उनके पास ऑप्शन बचता है सुसाइड का, और वो कर भी लेते हैं कई फार्मर्स। तो ये बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही बड़ा डिलेमा है हमारे देश के किसानों के ऊपर, जबकि इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। तो इंडिया को तो बहुत ध्यान रखना चाहिए इस चीज का कि हमारे देश के किसान एटलीस्ट इस तरीके की प्रॉब्लम से ना गुजरे। इसके सोल्यूशन में इंडियन गवर्नमेंट ने नाबार्ड जैसे बैंक्स भी बनाए हैं, रीजनल रूरल बैंक्स बनाए हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स बनाए हैं, जिससे कि काफी हेल्प भी हुई है किसानों को। क्योंकि ये बैंक्स फोर्स नहीं करते किसानों को कि आप लोन ले रहे हैं तो हमें वापस कीजिए, या कुछ उनके पीछे नहीं पड़ते हैं, मगर स्टिल प्रॉब्लम इज देयर समवेयर। अभी भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को हमें मिल ही जाती है। अगर हम देखें, ध्यान से सर्वे करें तो हमें प्रॉब्लम्स देखने में आ ही जाती हैं। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं जो मुझे लगता है कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को करने भी चाहिए। इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक लॉन्ग क्वेश्चन में लैंड रिफॉर्म्स का क्वेश्चन लिखवाया था। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब होता है जमीन सुधार कार्य। तो पहले क्या होता था हमारे देश में, प्रॉब्लम क्या थी? स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग, जिसको हम फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स बोलते हैं, प्लस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। ये दो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा विख्यात थी हमारे देश में। अब इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने 2 पॉलिसीज अपनाई। पहली पॉलिसी थी सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग एंड नंबर 2 वाज कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग का मतलब होता है जब आप पहले क्या होता था कि जिसमें पैसा है वो ज्यादा जमीन खरीद लेता था। अच्छा, वन मोर थिंग, मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ये बोलना चाहती हूँ कि आपको नाम थोड़ा सा इंग्लिश में लग रहा होगा, अदरवाइज मैं एक्सप्लेनेशन हिंदी में ही दे रही हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए। जो मैं नाम बोलती हूँ जैसे सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग या कंसोलिडेशन, वो आप गूगल ट्रांसलेटर यूज करके उसका नाम हिंदी मीनिंग देख सकते हैं। तो अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बात बोलती हूँ जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं कि आप गूगल ट्रांसलेटर यूज कीजिए, और बहुत ही अच्छी ऐप है। उसके अंदर आप मेरा जो बोला हुआ वर्ड है इसको डालेंगे और तो आपको, या एक कॉपी पे लिख के आप उसकी फोटो खींच के भी अपलोड कर सकते हैं, तो आपको उसका हिंदी नेम पता चल जाएगा। सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है, किसी के पास पैसा बहुत ज्यादा है, किसी के पास कम है, तो जिनके पास ज्यादा पैसा है वो क्या करते हैं, वो लैंड को ज्यादा खरीद के रख लेते हैं। बेनामी प्रॉपर्टीज, आजकल तो नहीं है बेनामी प्रॉपर्टी, पहले बहुत होती थी, तो वो बेनामी प्रॉपर्टीज ले लेके रख लेते थे। तो वैसी वाली जो लैंड थी, तो किसी के पास तो 10-10 एकड़ 20-20 एकड़ है और किसी के पास हाफ एकड़ भी नहीं है। तो ऐसी जो प्रॉब्लम थी उसको सोल्यूशन देने के लिए गवर्नमेंट ने सीलिंग कर दी। सीलिंग का मतलब पर पर्सन के हिसाब से जो क्वांटिटी ऑफ लैंड है वो डिसाइड होगी कि अगर किसी के एरिया में, घर में 5 मेंबर है तो इतनी एकड़ जमीन ही वो खरीद सकता है उनके नाम पे, इससे ज्यादा नहीं खरीद सकता। तो इससे काफी ज्यादा जमीन का सुधार हुआ, लैंड रिफॉर्म्स हुई। फिर दूसरी प्रॉब्लम थी कि एक आदमी के पास जमीन का एक टुकड़ा किसी एक जगह पर है और दूसरा टुकड़ा 10 किलोमीटर दूर किसी और जगह पर है। क्यों होता था ऐसा? क्योंकि एक बाप ने 4 हिस्सों में अपने 4 बेटों के नाम जमीन कर दी, फिर एक हिस्सा किसी और को दे दिया, एक हिस्सा किसी को दे दिया, वो बेच के उसको कहीं और चला गया, उसने वो टुकड़ा खरीद लिया। तो इस तरीके से ना जमीन अलग अलग लोगों के नाम हो जाती थी।
तो अब आपके पास अगर दो अलग अलग कोनों पे अगर जमीन है तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता था खेती बाड़ी करना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कंसोलिडेशन का पॉलिसी अपनाई। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप लैंड को कंसोलिडेट करते हैं, मतलब मेरे पास ये जमीन का टुकड़ा है तो इसके बगल वाली जो जमीन का मालिक है उससे बात करके मुझे ये एडजॉइनिंग जमीन मिल जाए और वो मेरी जमीन का हिस्सा ले। ये करना बहुत मुश्किल था क्योंकि जितना मैंने आसानी से समझा दिया इतना आसान है नहीं है कि किसी को आप बोलोगे और मान जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। बट फिर भी गवर्नमेंट ने रूल बनाया, लोगों को सब्सिडीज दी, कम रेट पे उनको लालच दिया कि आपको कम रेट पे मिल जाएगा या समथिंग। तो वो ऐसा करके उनको मनाते थे और कंसोलिडेट करने की कोशिश करते थे। तो कुछ लैंड रिफॉर्म मेजर्स हैं ये जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिनका काफ़ी ज़्यादा फायदा भी हुआ, बट ये पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं हो पाए। तो दीज आर द लैंड रिफॉर्म मेजर्स। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड अराउंड 60 to 70% ऑफ क्वेश्चंस। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन जो मैंने बताया है उसका सोल्यूशन आप लोगों के पास नहीं है, आपको नहीं समझ आ रहा हो, या आप मुझे चाह रहे हैं कि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको किन टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। नॉट ओनली एनसी वेब एंड SOL स्टूडेंट्स, इग्नू, दिल्ली यूनिवर्सिटी रेगुलर स्टूडेंट्स और एनी XYZ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको कोई क्वेश्चन की डिटेलिंग चाहिए या ब्रीफ में उसके पॉइंटर्स चाहिए तो आई कैन डू इट फॉर यू। तो आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में सिर्फ उसे रिक्वेस्ट डालनी है। थैंक यू सो मच।